क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक छोटे कद का, दुबला, पतला किसान, जिसका चेहरा भोला, भाला और देहाती लगता था, वही आधुनिक अपराध के इतिहास में सबसे क्रूर सीरियल किलर में से एक था कि सिर्फ कुछ मामूली पैसों के लिए उसने 3 छोटे सालों के भीतर 48 लोगों की हत्या कर दी। कि उसके घर के पीछे घने केले के बागान में, जहां मक्खियां भिनभिनाती थीं और लाशों की बदबू आती थी, 48 लाशों को लकड़ियों के गट्ठर की तरह एक के ऊपर एक बड़े सलीके से रखा गया था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि उसके और उसकी पत्नी के अपराध इस हद तक अक्षम्य थे? उन्होंने न केवल पुरुष पीड़ितों की हत्या की, बल्कि उनके मांस को काटकर, बगीचे की सब्जियों के साथ भूनकर और पकाकर खाया। महिला पीड़ितों के साथ उन्होंने हत्या करने से पहले उनका यौन उत्पीड़न किया और फिर उनके संवेदनशील अंगों को काटकर नमूने के तौर पर रख लिया। धरती पर ऐसा नरक वास्तव में मौजूद था। इस शैतान को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस जगह पर जहां वह पैदा हुआ और पला बढ़ा, यह देखने के लिए कि कैसे एक इंसान एक शैतान में बदल गया। मोहन कुमार का जन्म 1941 में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के एक गरीब ग्रामीण इलाके में हुआ था। वह 2 बच्चों वाले परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। उसकी बहन उससे 3 साल छोटी थी। उस समय ग्रामीण इलाकों के अधिकांश परिवारों में कम से कम 5 बच्चे होते थे, लेकिन मोहन का परिवार एक विशेष मामला था। वह इकलौता बेटा था, इसलिए उसे अपने पिता से अत्यधिक लाड प्यार मिला। उसके पिता ने उसका नाम मोहन इस उम्मीद के साथ रखा था कि वह बड़ा होकर आकर्षक और बुद्धिमान बनेगा और महान काम करेगा। पिता द्वारा बेहद प्यार और दुलार किए जाने के बावजूद मोहन का शारीरिक विकास बहुत धीमा था। उसका शरीर छोटा और कमजोर था और वयस्क होने पर भी उसकी ऊंचाई केवल 4 फीट 11 इंच थी। इसका कारण शायद यह था कि बचपन से ही उसे कभी कोई काम नहीं करना पड़ा। जब वे खेतों में जाते तो उसके पिता उसे एक बड़ी टोकरी में डालकर अपनी पीठ पर लाद लेते थे। उसे बस अपना मुंह खोलना होता था और उसके पिता तुरंत उसके लिए खाना ले आते। उसकी बहन को भी अपने बड़े भाई की देखभाल करनी पड़ती थी। धीरे धीरे इस अत्यधिक लाड प्यार ने उसे बेहद आलसी बना दिया। उसका एक जीवन सिद्धांत था, अगर वह लेट सकता है तो वह कभी नहीं बैठेगा। शारीरिक रूप से ही नहीं, मोहन पढ़ाई से भी नफरत करता था। उसने 12 साल की उम्र में प्राथमिक विद्यालय जाना शुरू किया। स्कूल में भी कोई उसका स्वागत नहीं करता था। कोई भी सहपाठी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। सब उसे नीचा देखते थे। उसके छोटे कद के अलावा उसकी बोली भी बहुत अजीब थी, इसलिए उसे अक्सर उसके सहपाठी तंग करते और पीटते थे। लेकिन चूंकि वह किसी से लड़ नहीं सकता था, इसलिए वह धीरे धीरे अकेला हो गया और किसी से बात नहीं करता था। हालांकि उसके छोटे कद को देखकर उसे कम मत समझो। मोहन आलसी था, लेकिन उसका दिमाग मूर्ख नहीं था, बल्कि बहुत चालाक था और उसका एकमात्र शौक किताबें पढ़ना था। घर पर करने के लिए कुछ नहीं था और बाहर खेलने जाने पर उसे पीटा जाता था, इसलिए वह घर पर लेटकर किताबें पढ़ना पसंद करता था। उसे सबसे ज्यादा इतिहास की किताबें पसंद थीं, खासकर सम्राटों की साजिशों और चालों के बारे में। बहुत अधिक इतिहास की किताबें पढ़ने से उसके दिमाग में विकृत विचार आने लगे। वह हमेशा शक्ति चाहता था, दूसरों के भाग्य का फैसला करने की क्षमता चाहता था। 1974 में जब उसके गांव को एक जलाशय के निर्माण के लिए खाली करना पड़ा, तो उसका पूरा परिवार शांतिपुर नामक एक नए गांव में चला गया। यही वह जगह थी जिसे उसने बाद में धरती पर नरक बना दिया। इस समय मोहन 33 साल का था, लेकिन अभी भी कुंवारा था। कारण बहुत सरल था, वह छोटा, गरीब, बदसूरत था और उसके पास कोई स्थिर नौकरी नहीं थी। ऊपर से वह बेहद आलसी था। उसका आलस्य गांव में एक कहानी बन गया था। उस समय लोग सहकारी समितियों के लिए काम करके अंक अर्जित करते थे। एक सामान्य मजदूर को हर साल कम से कम 400 अंक पूरे करने होते थे, लेकिन मोहन पूरे साल में 100 अंक भी नहीं कमा पाता था। यह इसलिए नहीं था कि वह कमजोर था, बल्कि पूरी तरह से इसलिए कि वह आलसी था। उदाहरण के लिए, जब अनाज वितरण का समय आता तो दूसरे लोग जल्दी जाने के लिए दौड़ पड़ते थे, डरते थे कि उनका हिस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन मोहन जाने से मना कर देता था, क्योंकि उसे अनाज भारी लगता था और एक चक्कर लगाना बहुत थका देने वाला लगता था। इसलिए वह हमेशा अंत तक इंतजार करता था और उत्पादन टीम को उसका हिस्सा उसके घर तक पहुंचाने के लिए किसी को भेजना पड़ता था। ऐसे आदमी को पत्नी कैसे मिल सकती थी? एक बार फिर निराशा में डूबकर मोहन अपनी सामान्य आलसी जीवन शैली में लौट आया। उसका घर गंदा होता जा रहा था, बगीचे में खोदा गया अस्थायी शौचालय इतना भर गया था कि वह लगभग उबलने वाला था।
जिससे एक तेज बदबू आ रही थी, लेकिन उसने उसे खुद साफ करने से इनकार कर दिया, यह सोचकर कि यह एक गंदा और थकाऊ काम है। अंत में जब वह इसे और सहन नहीं कर सका, तो उसने किसी को काम पर रखने के लिए पैसे खर्च करने के बारे में सोचा। 1983 की शुरुआत में एक दिन वह जिला बाजार गया, उस जगह पर जहां दिहाड़ी मजदूर आमतौर पर इकट्ठा होते थे। उसने अपने घर का शौचालय साफ करने के लिए एक बूढ़े, सीधे, सादे दिखने वाले किसान को कुछ दसियों रुपए में काम पर रखा। जब बेचारा किसान चिलचिलाती धूप में मेहनत से काम कर रहा था, तो मोहन के दिमाग में एक काला विचार आया। उसने मजदूर के दुबले, पतले शरीर को देखा और फिर उन कुछ दसियों रुपये के बारे में सोचा जो उसे चुकाने थे। उसे इतने रुपये देना, यह कितना दर्दनाक है। मैं यह पैसा कैसे बचा सकता हूं? उसने बार बार सोचा। उसने चारों ओर देखा। शांतिपुर गांव वैसे भी सुनसान था और उसका घर एक कोने में छिपा हुआ था। किसी को पता नहीं चलेगा कि यह बूढ़ा आदमी यहां आया था। और फिर एक भयानक विचार कौंधा, एक ऐसा विचार जो उसके जीवन और 48 अन्य लोगों के भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। क्यों न उसे मार ही दिया जाए। एक गड्ढा खोदो और उसे दफना दो, वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह मुझे मुफ्त में काम करने वाला मिल जाएगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो मैं उसके पास से कुछ और भी पा सकता हूं। एक छोटी सी मजदूरी चुकाने का जुनून उस चिंगारी में बदल गया जिसने सबसे खूंखार सीरियल किलर में से एक के पहले अपराध को जन्म दिया। वह भयानक विचार तेजी से कार्रवाई में बदल गया। मोहन ने एक अत्यधिक उत्तेजना महसूस की। उसने इसे करने का फैसला किया। वह घर के अंदर गया जहां खेती के औजार रखे थे। उसकी नजर एक कुदाल पर पड़ी, एक छोटा लेकिन नुकीला और तेज औजार। उसने कुदाल उठाई, अपने हाथ में उसका वजन महसूस किया और फिर चुपचाप उस किसान के पीछे चला गया जो मेहनत से काम कर रहा था, इस बात से अनजान कि उस पर क्या कहर टूटने वाला है। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी चेतावनी के उसने कुदाल उठाई और पीड़ित के सिर पर एक जोरदार वार किया। बेचारा किसान दर्द से सिर्फ एक चीख निकाल सका और गिर पड़ा। मोहन, एक जानवर की तरह जिसने खून का स्वाद चख लिया हो, तब तक वार करता रहा जब तक कि पीड़ित बेजान होकर नहीं पड़ा रहा। अपराध करने के बाद उसके दिल में संतुष्टि और शक्ति की एक विकृत भावना भर गई। उसे लगा कि वह अब एक कमजोर और बेकार व्यक्ति नहीं है, वह दूसरों के जीवन का फैसला कर सकता था। उसने पीड़ित के सारे कपड़े उतार दिए, उसकी तलाशी ली और कुछ 10-20 रुपये मिले। वह बहुत खुश था। न केवल उसने मजदूरी बचाई, बल्कि कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमाए। उसे और भी विश्वास हो गया कि उसकी बुद्धिमत्ता उसे कभी भूखा नहीं मरने देगी। अंत में उसने लाश को घर के पीछे घने केले के बागान में घसीटा, एक उथला गड्ढा खोदा और पीड़ित को दफना दिया। पहले सफल अपराध ने मोहन कुमार के लिए एक नया व्यापार का रास्ता खोल दिया, एक ऐसा रास्ता जो निर्दोष लोगों की हड्डियों और खून से बना था। उसने अपने जीवन की सभी समस्याओं को हल करने का एक आदर्श तरीका खोज लिया था, हत्या। तब से उसने अपनी एक अपराध प्रक्रिया विकसित कर ली। जब भी घर में कोई काम होता, दीवार बनाने या घर की मरम्मत करने जैसे बड़े कामों से लेकर कपड़े धोने या आंगन में झाड़ू लगाने जैसे छोटे कामों तक, वह कभी भी खुद नहीं करता था, बल्कि किसी को काम पर रखने के लिए बाहर जाता था। उसके शिकार हमेशा गरीब, अकेले मजदूर होते थे, जो दूसरे स्थानों से आते थे और जिनके कोई रिश्तेदार नहीं होते थे। वह उन्हें काम करने के लिए अपने घर बुलाता था और जब काम पूरा हो जाता था, तो जैसे ही उसे मौका मिलता, वह मजदूरी से बचने और उनके पास मौजूद थोड़े से पैसे लूटने के लिए उनकी हत्या कर देता था। उसके अपराध बढ़ते गए। घर में उसकी सेवा करने के लिए एक महिला और एक सामान्य परिवार का दिखावा करने के लिए उसने 1978 में एक मध्यस्थ के माध्यम से अंजलि नाम की एक महिला से शादी की। अंजलि को बचपन में दिमागी बुखार हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था और उसका दिमाग भी तेज नहीं था। मोहन के लिए जब तक वह एक महिला थी और उसके महत्वपूर्ण अंग मौजूद थे, तब तक यह ठीक था। यह बेचारी पत्नी उसके घर में एक सच्ची गुलाम बन गई। वह अक्सर उसे बेरहमी से पीटता था और इससे भी भयानक बात यह थी कि उसे एक अनिच्छुक साथी बनने के लिए मजबूर किया गया था। हर रात जब वह लाशों को दफनाता, तो उसे कांपते हुए उसके लिए मिट्टी के तेल का दीपक पकड़कर खड़ा होना पड़ता था। फिर उसे उसके खून से स्ने कपड़े धोने पड़ते थे। 1984 के अंत तक, जब मारे गए लोगों की संख्या 10 से अधिक हो गई, तो मोहन को एहसास हुआ कि पीड़ितों को आंगन और केले के बागान में बेतरतीब ढंग से दफनाना एक दीर्घकालिक समाधान नहीं था। उसे एक बहुत बड़े गड्ढे की जरूरत थी, एक सामूहिक कब्र की, जिसमें सभी लाशें समा सकें, यहां तक कि वे भी जिन्हें वह भविष्य में मारेगा। और बेशक
उस गड्ढे को खोदने वाला व्यक्ति भी उसमें आराम करने वालों में से एक बन जाएगा। वह फिर से लोगों को खोजने के लिए बाजार गया। वहां उसकी मुलाकात राजेश नामक एक युवा स्वस्थ व्यक्ति से हुई। राजेश को उदास देखकर मोहन ने उससे बात की और पता चला कि वह एक प्रेमिका न मिल पाने के कारण बहुत दुखी था। इस कमजोरी को पकड़कर मोहन ने उसे धोखा देना शुरू कर दिया। उसने शेखी बघारी कि वह बहुत से लोगों को जानता है और उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ सकता है। यह सुनकर राजेश बहुत खुश हुआ और तुरंत इस सीधे सादे दिखने वाले आदमी पर विश्वास कर लिया। कुछ दिनों बाद राजेश अधीर होकर मोहन के घर पूछताछ करने आया। मोहन ने उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन पहले उसकी एक काम में मदद करने को कहा। उसने कहा कि वह कृषि उपज रखने के लिए केले के बागान में एक तहखाना खोदना चाहता है। राजेश उसे खुश करने की इच्छा से तुरंत सहमत हो गया। मोहन ने जमीन पर चूने के पाउडर से एक बड़ा गोला बनाया और राजेश को ठीक उसी रेखा के अनुसार खोदने का निर्देश दिया। खोदते समय राजेश को एक बड़ा पत्थर मिला। उसे पत्थर से बचने के लिए थोड़ा हटना पड़ा और फिर उसकी कुदाल ने एक कठोर वस्तु को मारा। उसने उसे उठाकर देखा और पाया कि यह एक इंसान की हड्डी जैसा दिखता है। वह हड्डी लेकर मोहन के पास भागा और चिल्लाया, मोहन चाचा, यह देखो, मुझे आपके आंगन में क्या मिला। यह एक इंसान की हड्डी जैसा दिखता है। यह सुनकर मोहन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह जल्दी से बाहर आया, हड्डी को देखा और हकलाया, शायद नीचे एक पुरानी कब्र होगी। कुछ नहीं है। इस अप्रत्याशित घटना ने मोहन की हत्या की योजना को विफल कर दिया। वह जानता था कि राजेश का परिवार जानता था कि उनका बेटा यहां आया है। अगर उसने अब उसे मार दिया तो वह निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। उसने जल्दी से एक बहाना बनाकर राजेश को घर भेज दिया। वह युवक अनजाने में मौत के मुंह से बाल बाल बच गया था। राजेश द्वारा छोड़ा गया गड्ढा केवल आधा पूरा हुआ था। मोहन को काम खत्म करने के लिए किसी और की जरूरत थी। 2 दिन बाद वह बस स्टैंड गया, एक नए शिकार की तलाश में। एक बेचारा राजमिस्त्री जो अपनी और 36 अन्य लोगों की कब्र को पूरा करने के लिए आएगा। जबकि शैतान मोहन कुमार बेरहमी से अपने अपराधों की श्रृंखला जारी रख रहा था, रामपुर जिला पुलिस मुख्यालय में चिंता बढ़ रही थी। आपराधिक जांच दल के प्रमुख इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो अपनी लगन और असाधारण याददाश्त के लिए जाने जाते थे, ने एक खतरनाक पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर दिया था। पिछले 3 वर्षों में उनके डेस्क पर गुमशुदगी की रिपोर्टों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। शुरुआत में वे अलग थलग मामले थे जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। पीड़ित ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर थे जो काम की तलाश में दूसरे प्रांतों से आए थे, जिनके पास कोई स्थानीय पता या रिश्तेदार नहीं थे। उनके अचानक गायब हो जाने को अक्सर यह मान लिया जाता था कि उन्होंने कहीं और काम ढूंढ लिया है और रिपोर्ट नहीं की। लेकिन जब फाइलों की संख्या 20 और फिर 30 से अधिक हो गई तो इंस्पेक्टर सिंह समझ गए कि यह अब कोई संयोग नहीं है। उन्होंने अपने अधीनस्थों को सभी फाइलें इकट्ठा करने का आदेश दिया और खुद उनका विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि पीड़ितों में कुछ बहुत ही संदिग्ध समानताएं थीं। वे सभी काम करने की उम्र के स्वस्थ पुरुष थे और उन्हें आखिरी बार जिला बाजार या बस स्टैंड के आसपास देखा गया था, जहां मजदूर आमतौर पर काम की तलाश में इकट्ठा होते थे। ये साधारण गुमशुदगी के मामले नहीं हैं, इंस्पेक्टर सिंह ने अपनी टीम के साथ एक बैठक में कहा। ये जानबूझकर किए गए अपहरण हैं। कोई या कोई समूह इन बाहरी मजदूरों को निशाना बना रहा है। हमें उन्हें ढूंढना होगा। जांच दल द्वारा सामने रखी गई पहली और सबसे तार्किक परिकल्पना मानव तस्करी गिरोह की थी। रामपुर जिले की भौगोलिक स्थिति काफी जटिल थी, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब थी। आपराधिक गिरोहों द्वारा भोले भाले मजदूरों को लुभाना, धोखा देना और यहां तक कि अपहरण करना और उन्हें अवैध खानों या बागानों में बेचने के लिए सीमा पार ले जाना एक ऐसा अपराध था जो पहले भी हो चुका था। अपराधी शायद धोखेबाज श्रम दलाल हैं, एक अन्वेषक ने विश्लेषण किया। वे उच्च वेतन वाली नौकरियों का वादा करते हैं, फिर पीड़ितों को एक वाहन में बिठाते हैं और उन्हें सीधे सीमा पार ले जाते हैं। एक बार वहां पहुंचने के बाद कोई नहीं जानता कि वे जीवित हैं या मृत। इस परिकल्पना को पूरी जांच टीम का समर्थन मिला। इसने समझाया कि पीड़ित बिना किसी निशान के कैसे गायब हो गए। जांच दल ने अपनी पूरी ताकत इस दिशा में जांच पर केंद्रित करने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्र के सभी अविश्वसनीय श्रम दलालों की छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिला बाजार में मजदूरों और राजमिस्त्रियों के समूहों में अपने लोगों को भेजा, इस उम्मीद में कि वे उस व्यक्ति को ढूंढ पाएंगे जो जाल बिछा रहा था। लेकिन कई महीने बीत गए और मानव तस्करी गिरोह की जांच का कोई नतीजा नहीं निकला।
जिन संदिग्धों की जांच की गई वे सभी निर्दोष पाए गए। और जबकि पुलिस इस जांच की दिशा में अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, मोहन कुमार शांति से अपना शिकार जारी रखे हुए था। पीड़ितों की संख्या चुपचाप बढ़ती रही। इंस्पेक्टर सिंह को बहुत अधीरता और लाचारी महसूस हुई। वह जानता था कि वह गलत रास्ते पर है। अपराधी एक संगठित मानव तस्करी गिरोह नहीं था, वह कोई और था, कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से अलग तरीके से काम कर रहा था, बहुत अधिक परिष्कृत और अप्रत्याशित। लेकिन वह कौन था और उसने पीड़ितों के साथ क्या किया था, इसका जवाब अभी भी घने कोहरे में छिपा था। जांच पूरी तरह से रुक गई थी। लापता लोगों की संख्या 40 से अधिक हो गई थी। रामपुर जिले के गरीब मजदूर समुदाय पर एक अदृश्य भय छा गया था। इंस्पेक्टर सिंह व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े थे, जो लापता पुरुषों की तस्वीरों से भरा था। उन्हें अपने कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ महसूस हुआ। वह जानता था कि अगर वह इस मामले को नहीं सुलझा पाया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। हम किसी और को गायब नहीं होने दे सकते, उसने दृढ़ संकल्प से भरी आवाज में कहा। श्रम दलालों पर अपनी पूरी ताकत लगाओ, बाजार में मजदूरों के समूहों में अपने लोगों को भेजो और सभी सीमावर्ती सड़कों पर जाल बिछाओ। हमें किसी भी कीमत पर इस मानव तस्करी गिरोह को तोड़ना होगा। आदेश जारी किया गया था, लेकिन इंस्पेक्टर सिंह गहराई से जानते थे कि वे एक ऐसे साये का पीछा कर रहे हैं जो मौजूद नहीं था, जबकि असली शैतान पास में ही था। एक देहाती किसान के चेहरे के पीछे छिपा हुआ था और मौत फैला रहा था। मानव तस्करी गिरोहों के खिलाफ रामपुर जिला पुलिस की बड़े पैमाने पर जांच कई महीनों तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कुछ जुआ अड्डों पर छापा मारा, कुछ अवैध श्रम दलालों को गिरफ्तार किया, लेकिन रहस्यमय गुमशुदगी की श्रृंखला से संबंधित कोई सुराग नहीं मिला। दूरदराज के इलाकों में मजदूर शिविरों पर छापे, सीमावर्ती सड़कों पर कड़ी जांच, सब कुछ व्यर्थ गया। इस बीच पति, बेटे या भाई के लापता होने की रिपोर्टें आती रहीं, जो कानून प्रवर्तन की लाचारी का मखौल उड़ा रही थीं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उनके साथियों को अभूतपूर्व थकान और दबाव महसूस हुआ। वे जानते थे कि बाहर एक शैतान घूम रहा था और हर गुजरते दिन के साथ एक और दुर्भाग्यपूर्ण शिकार हो सकता था। मानव तस्करी गिरोह की परिकल्पना ढह गई थी। यह अपराधी अकेले, चुपचाप और क्रूरता से काम कर रहा था, लेकिन वह कौन था और उसने पीड़ितों के साथ क्या किया था, यह अभी भी एक अनुत्तरित प्रश्न था। और फिर मामले का निर्णायक मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जो शैतान के अपने लालच और एक सामान्य नागरिक की सतर्कता से आया। यह मोड़ 48वें और मोहन कुमार के अंतिम शिकार सुरेश कुमार नामक एक युवक से जुड़ा था। 16 मई 1985 को सुरेश कुमार, एक दयालु और ईमानदार युवक, अपने कुछ दोस्तों के साथ काम की तलाश में जिला मेले में गया। जाने से पहले वह अपने साथ एक राशन कार्ड ले गया था, जो सरकार द्वारा गरीब परिवारों को दी जाने वाली एक प्रकार की सब्सिडी थी, जिसका इरादा था कि वह रास्ते में राशन की दुकान पर अपने परिवार के लिए राशन ले लेगा। बाजार में उसके दोस्तों को जल्दी से काम मिल गया और वे अपने नियोक्ताओं के साथ चले गए, जिससे वह अकेला रह गया। अधीर होकर उसने जोर से चिल्लाया, कोई मुझे काम पर रखेगा? मैं कोई भी काम कर सकता हूं। ठीक उसी समय शैतान मोहन कुमार प्रकट हुआ। वह पास आया और कहा, दोस्त, क्या तुम मेरे घर आकर जमीन खोदना चाहोगे? 1 दिन के 3 रुपये। यह सुनकर सुरेश कुमार बहुत खुश हुआ और तुरंत सहमत हो गया और उसके साथ चला गया। उसे पता नहीं था कि वह अपने जीवन के अंतिम कदम उठा रहा था, सीधे एक दुष्ट शैतान की माद में। मोहन कुमार के घर पहुंचते ही सुरेश कुमार, पिछले पीड़ितों की तरह, घर की गंदगी और उदास माहौल से थोड़ा चौंक गया। हालांकि उसने ज्यादा नहीं सोचा और लगन से जमीन खोदने लगा। सुरेश के काम खत्म करने के बाद मोहन चुपचाप उसके पीछे गया, अपनी कुदाल उठाई और बेरहमी से वार किया। पीड़ित जमीन पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हमेशा की तरह मोहन कुमार ने पीड़ित के सारे कपड़े उतार दिए, उन्हें धोने और खुद पहनने का इरादा किया। तलाशी लेते समय उसे कुछ सिक्के और सबसे महत्वपूर्ण राशन कार्ड मिला। कार्ड देखकर मोहन कुमार का लालच फिर से जाग गया। उसने सोचा, मक्खी छोटी हो सकती है, लेकिन यह भी मांस है। वह इतना अच्छा सौदा नहीं छोड़ सकता था। उसने कार्ड को ध्यान से रखा, फिर सुरेश कुमार की लाश को अस्थायी रूप से पूर्वी कमरे में भूसे के ढेर में छिपा दिया, जहां एक और युवक की लाश पहले से ही बिना दफनाई पड़ी थी। अगले कुछ दिनों तक मोहन कुमार राशन कार्ड के बारे में सोचता रहा। उसने बार बार सोचा। वह जानता था कि किसी और के लिए राशन लेना संदेह पैदा कर सकता है, लेकिन उसका लालच और अहंकार, यह विश्वास कि कोई भी उसके अपराधों का पता नहीं लगा सकता, जीत गया।
उसने राशन लेने का फैसला किया और कुछ दिनों बाद एक सुबह वह गांव की राशन की दुकान पर गया। उसने कार्ड क्लर्क को दिया। क्लर्क श्रीमती शर्मा गांव वालों से बहुत परिचित थीं। जब उन्होंने कार्ड पर सुरेश कुमार का नाम देखा तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह जानती थीं कि सुरेश का परिवार बगल के गांव में रहता है। यह कार्ड तो सुरेश का है चाचा, यह आपके पास कैसे है? श्रीमती शर्मा ने पूछा। मोहन कुमार ने तुरंत एक गुस्सा भरा चेहरा बनाया, जिसे उसने पहले से ही अभ्यास कर लिया था, और जोर से कहा, उस आदमी पर मेरा पैसा बकाया है। कुछ दिन पहले मैंने उसे सड़क पर रोका। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझे कर्ज चुकाने के लिए यह कार्ड दिया। जल्दी करो और मुझे चावल दो। कारण उचित लगने पर श्रीमती शर्मा को और कोई संदेह नहीं हुआ और उन्होंने उसे एक बोरी चावल दे दी। मोहन चावल की बोरी लेकर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। उसे पता नहीं था कि उसका असीम लालच और हर पैसे का हिसाब रखने की आदत ही उसके गले की फांसी बन जाएगी। इस बीच सुरेश कुमार का परिवार और दोस्त बहुत चिंतित थे। 10 दिन से ज्यादा हो गए थे और वह घर नहीं लौटा था। उन्होंने हर जगह उसकी तलाश शुरू कर दी। अचानक याद आया कि उस दिन सुरेश राशन की दुकान पर राशन लेने जाने का इरादा कर रहा था। उन्होंने वहां जाकर कोई सुराग खोजने का फैसला किया। वे श्रीमती शर्मा से मिले और श्रीमती शर्मा ने उन्हें उस छोटे चालाक दिखने वाले आदमी के बारे में पूरी कहानी बताई जो सुरेश के लिए राशन लेने आया था। उन्होंने उस आदमी के हुलिये का भी काफी विस्तार से वर्णन किया। वर्णन सुनकर पीड़ित के बड़े भाई दिनेश कुमार को तुरंत याद आया कि उसने शांतिपुर गांव में ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है। समूह ने वहां जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वे शांतिपुर गांव पहुंचे, एक अविश्वसनीय संयोग से उन्होंने मोहन कुमार को गांव के डो में चलते हुए देखा। अभी भी अनिश्चित, उन्होंने एक व्यक्ति को वापस राशन की दुकान पर भेजा ताकि श्रीमती शर्मा को पहचान के लिए बुलाया जा सके, जबकि बाकी लोग चुपके से मोहन का पीछा करते रहे। थोड़ी देर बाद श्रीमती शर्मा आईं और उसे देखते ही तुरंत पुष्टि कर दी, हाँ यही वह है। तुरंत समूह ने मोहन को घेर लिया और उससे कार्ड और सुरेश कुमार के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। मोहन शांत रहा, अपने तैयार झूठ को दोहराता रहा। लेकिन जब स्थिति तनावपूर्ण थी तो कहीं से एक और समूह आया। मोहन को पकड़ लिया और चिल्लाया, बदमाश, क्या तुम हमें पहचानते हो? जल्दी बताओ, राम प्रसाद कहाँ है? यह राम प्रसाद का परिवार था जो मोहन के पिछले पीड़ितों में से एक था। वे भी कई महीनों से अपने रिश्तेदार की तलाश कर रहे थे और अंत में सुरागों का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे थे। अब मामला बेहद गंभीर हो गया था। एक नहीं बल्कि 2 लोग मोहन कुमार से जुड़े होने के बाद लापता हो गए थे। यह महसूस करते हुए कि कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है, दोनों परिवारों ने मिलकर मोहन को कसकर बांध दिया और उसे सीधे पुलिस थाने ले गए। कानून का जाल कसने लगा था। यह खबर कि मोहन कुमार, एक सनकी किसान, कम से कम 2 लोगों के लापता होने से जुड़ा था, तुरंत इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के जांच दल को दी गई। उन्होंने तुरंत मोहन को आपराधिक हिरासत में लेने का आदेश दिया और उस पर एक व्यापक जांच शुरू की। इस बार वे अंधेरे में तीर नहीं चला रहे थे। उनके पास एक विशिष्ट संदिग्ध था। जासूसों ने मोहन कुमार के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और वे यह जानकर हैरान रह गए कि इस देहाती दिखने वाले किसान का पहले भी हत्या का आपराधिक रिकॉर्ड था। इस सच्चाई ने उन मजदूरों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की श्रृंखला के साथ जो उसके घर पर काम करने आए थे, इंस्पेक्टर सिंह और उनके साथियों को एक ही निष्कर्ष पर पहुंचाया। मोहन कुमार ही वह शैतान हो सकता है जिसे वे इतने समय से खोज रहे थे। उसने उन्हें उस घर के आसपास कहीं छिपा रखा है। इंस्पेक्टर सिंह ने दृढ़ता से कहा, तुरंत मोहन कुमार के घर और बगीचे की पूरी तलाशी के लिए एक तत्काल वारंट का अनुरोध करो। फोरेंसिक टीम और खोजी कुत्तों को भी बुलाओ। कल हम उस जगह को खोद डालेंगे। रामपुर जिले को इतने सालों से ढकने वाला कोहरा हटने वाला था, लेकिन जो कुछ सामने आने वाला था वह उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। मोहन कुमार के घर और बगीचे की पूरी तलाशी का तत्काल वारंट रात में ही मंजूर कर लिया गया। अगली सुबह, जब ट्रय अभी भी पूरी तरह से रोशन नहीं हुआ था, आपराधिक जांच दल, फोरेंसिक टीम और सशस्त्र पुलिस सहित एक बड़ी पुलिस बल ने चुपचाप पूरे शांतिपुर गांव को घेर लिया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जानते थे कि वे जिसका सामना करने वाले हैं वह बेहद भयानक हो सकता है। जब कार्यबल मोहन कुमार के आंगन में दाखिल हुआ तो सभी कांप उठे। गंदा, जर्जर घर, कचरे, जानवरों के मल और एक अवर्णनीय खट्टी गंध का मिश्रण छोड़ रहा था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक जासूस ने कहा कि यह जगह सुअर के बाड़े से भी ज्यादा गंदी थी। अपनी बेचैनी को दबाते हुए उन्होंने अपनी तलाशी शुरू की और बहुत जल्दी पूर्वी कमरे में सड़े हुए भूसे के ढेर के नीचे उन्हें एक नहीं
बल्कि 2 लाशें मिलीं जो सड़ने की प्रक्रिया में थीं। वे सुरेश कुमार और एक अन्य अज्ञात युवक के शव थे। घर पर ही 2 शवों के मिलने से मोहन कुमार के सारे झूठ पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। लेकिन जांचकर्ताओं को पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। उसकी विकलांग पत्नी अंजलि से मिले सुराग, एक गायब हुए तहखाने के बारे में, ने उन्हें विश्वास दिलाया कि असली अपराध कहीं और दफन था। इंस्पेक्टर सिंह ने पूरी टीम को घर के पीछे घने केले के बागान पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया, जहां पत्नी ने इशारा किया था। खुदाई का काम शुरू हुआ और फिर अपराध के इतिहास का सबसे भयानक, सबसे बर्बर दृश्य सामने आया। मिट्टी की पतली परत के नीचे एक विशाल सामूहिक कब्र का पता चला। लाशों को मकई के पत्तों और मिट्टी से अलग करके कई परतों में एक दूसरे के ऊपर रखा गया था। पुलिस ने इसी गड्ढे से 36 कंकाल निकाले। खुदाई को पूरे बगीचे तक बढ़ाया गया। उन्हें 2 और छोटे गड्ढे मिले। एक गड्ढे में 8 लाशें थीं, दूसरे में 2। घर में मिली 2 लाशों के साथ मोहन कुमार के घर पर मिले पीड़ितों की कुल संख्या एक अकल्पनीय 48 तक पहुंच गई। घटनास्थल पर मौजूद सभी जासूस सन्न रह गए। उन्होंने सोचा था कि वे 1 या 2 हत्याओं की जांच कर रहे हैं, लेकिन अंत में उन्होंने मानव हड्डियों से बनी एक पूरी सेना को खोद निकाला। यह मामला देश का नंबर 1 मामला बन गया। पूछताछ कक्ष में जब मोहन ने सुना कि सभी सामूहिक कब्रों का पता चल गया है, तो वह समझ गया कि सब कुछ वास्तव में खत्म हो गया है। लेकिन उसे हत्या के अपराध का पछतावा नहीं था, बल्कि अपने लालच का था। वह लगातार अपनी छाती पीटता रहा, खुद को कोसता रहा। मैं इतना लालची क्यों था? कुछ रुपयों के लिए यह सब हो गया। उसने अंततः अपना मुंह खोला। पुलिस ने उसे घर में मिले पैसे दिखाए, जिसमें नकदी और बचत खाते की पासबुक शामिल थी। कुल मिलाकर केवल कुछ हजार रुपये। एक अन्वेषक ने आश्चर्य में पूछा, तुमने 48 लोगों को सिर्फ इतने कम पैसे के लिए मार डाला? मोहन ने उदास होकर जवाब दिया, बस इतना ही था। मैं इसे खर्च भी नहीं करना चाहता था। तो फिर तुमने उनके कपड़े क्यों उतारे और महिला पीड़ितों के बाल क्यों काटे? पुलिसकर्मी ने पूछा। उसने ठंड से जवाब दिया, मैंने सुना है कि बाल जमीन के नीचे सड़ते नहीं हैं, इसलिए मैंने उन्हें काट दिया। लंबे बाल पैसे के लिए बेचे जा सकते हैं, और कपड़े मैंने अपने पहनने के लिए रख लिए। तुम घर में 48 लाशों के साथ रहते थे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता था? यह सुनकर मोहन ने गर्व से सिर उठाया और जवाब दिया, डरने की क्या बात है? वे सब मरे हुए लोग थे। मरे हुए सुअरों से अलग कैसे हैं? शुरू में थोड़ा डर लगा, लेकिन बहुतों को मारने के बाद मुझे इसकी आदत हो गई। शैतान ने अपना अपराध कबूल कर लिया था, लेकिन उसने अभी भी अपने अपराधों को विकृत और बीमार तर्क से सही ठहराने की कोशिश की। उसने जोर देकर कहा कि उसने पैसे के लिए लोगों को नहीं मारा, बल्कि देश और लोगों की भलाई के लिए। उसने अपने 3 न मारने के नियम भी बनाए। पहला, वैज्ञानिकों को नहीं मारना। दूसरा, सरकारी अधिकारियों को नहीं मारना। और तीसरा, सिविल सेवकों को नहीं मारना। उसने कहा कि उसने केवल उन लोगों को मारा जो अज्ञानी, अशिक्षित थे और समाज में कोई योगदान नहीं देते थे। उसके बयान ने और भी भयानक कृत्यों का खुलासा किया। उसने स्वीकार किया कि स्वस्थ पुरुष पीड़ितों के लिए हत्या के बाद उसने उनकी जांघों और बाइसेप्स से मांस काटा और उसे बगीचे में लीक के साथ भूनकर खाया। उसने कहा कि उसने उनकी ताकत हासिल करने के लिए ऐसा किया। महिला पीड़ितों के लिए उसने उन्हें मारने से पहले उनका यौन उत्पीड़न किया और फिर उनके संवेदनशील अंगों को काटकर शराब में भिगोकर नमूने बनाए। उसकी पत्नी अंजलि का बयान, हालांकि बहुत भ्रमित था, ने उसके पति के अपराधों की पुष्टि की। उसने आतंक में बताया कि वह कई सालों तक नरक में रही, अपने पति द्वारा पीटी गई और उसके आपराधिक कृत्यों को देखने और सहायता करने के लिए मजबूर की गई। मामला आधिकारिक तौर पर सुलझा लिया गया। बाद में मुकदमे में कानून के फैसले का सामना करते हुए मोहन कुमार ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि विकृत, जंगली और बीमार बहाने बनाना जारी रखा। 27 सितंबर 1985 को अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। प्रतिवादी मोहन कुमार और उसकी पत्नी अंजलि दोनों को मौत की सजा सुनाई गई, जिसे तुरंत तामील किया गया। पत्नी के लिए सजा ने काफी विवाद पैदा किया, लेकिन इतने गंभीर मामले में एक साथी के रूप में यह एक अपरिहार्य परिणाम था। मामले को संक्षेप में कहें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोहन कुमार एक शुद्ध शैतान का अवतार था, जो चरम हिंसक अपराध का एक डेंसिंग प्रतिनिधि था। उसका आपराधिक रास्ते पर चलना उसके व्यक्तित्व के निर्माण और उसके अपने गलत विकल्पों से अविभाज्य था। आलस्य, स्वार्थ और अवसरवाद की मानसिकता को उसके पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार से पोषित किया गया था। अपने पूरे जीवन में उसने हमेशा जीवित रहने के लिए सबसे आसान, सबसे गलत रास्ता चुना।
उसके बूढ़े पिता, जिन्होंने अपने कीमती बेटे पर इतनी उम्मीदें लगाई थीं, शायद अपनी मृत्यु तक कभी नहीं सोच सकते थे कि जिस बेटे को वे एक सम्राट की तरह मानते थे, उसे अंततः हमेशा के लिए अपमान के स्तंभ पर कील ठोंक दी जाएगी। यह मामला बुराई के निर्माण पर एक महंगा सबक था और उन 48 निर्दोष जिंदगियों के लिए एक दर्दनाक त्रासदी थी जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से छीन लिया गया था।